डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं कूलम्ब्स लॉ डिस्कस करूंगा और साथ ही आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वीडियोस की सीरीज़ है 1.1, 1.2, 1.3 जो कि आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, उस सब में मैं अटैचमेंट ऐड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। आप उसे डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं और साथ ही मैं जितने भी कूलम्ब लॉ या फिर मेथड ऑफ चार्जिंग इनका वर्चुअल लैब का प्रैक्टिकल भी आपको शो करके दिखाऊंगा कि आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा कूलम्ब लॉ, लेकिन कूलम्ब लॉ स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताऊंगा क्योंकि इन डिस्क्रिप्शन का कूलम्ब लॉ में यूज है। तो देखते हैं वो डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टू पार्ट्स में डिवीजन किए गए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं क्योंकि कूलम्ब्स लॉ चार्ज इन रेस्ट कंडीशन में है। जब चार्ज इन रेस्ट कंडीशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। यहाँ पे आप देखें ये चार्ज है, बड़े आराम से रेस्ट में बैठा हुआ है। वही चार्ज मोशन में मूव करे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट मीन्स फ्लो, वाटर करंट, एयर करंट, चार्ज का करंट, देन इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज इन मोशन, अब मोशन टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक मोशन ऐसा जिसमें एक्सीलरेशन नहीं हो, मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तब वही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। अब चार्ज ऐसा है उसमें एक्सीलरेशन है, जैसे चार्ज अप एंड डाउन मूव कर रहा हो, वाइब्रेट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ये एक बॉय है, रोप जंप कर रहा है अप एंड डाउन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ए की वैल्यू इक्वल टू जीरो नहीं है। इस केस में यहाँ पे वही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव जनरेट करेगा। तो ये हमारे आगे के चैप्टर्स में हमें डिस्कस करना है। अभी हम जो कूलम्ब लॉ डिस्कस करेंगे उसके लिए चार्ज इन रेस्ट कंडीशन, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक फोर्स है। तो मैं आप सबको इनको वर्चुअल प्रैक्टिकल की हेल्प से भी दिखाऊंगा, बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कहीं भी कूलम्ब लॉ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ए टू जेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप कंप्लीट वीडियो देखें तो आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज एज पर योर विश। नाउ अब आपको मैं प्रैक्टिकल की हेल्प से, वर्चुअल प्रैक्टिकल की हेल्प से ये दिखाऊंगा कि किस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो मैंने यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखें, ये पॉजिटिव चार्ज में यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज, और इसके सराउंडिंग आप ये देख सकते हैं एरोस जो आउट हो रहे हैं। ये एरोस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स दिखाते हैं। रियल में नहीं होती एरो बनी हुई आपको दिखेंगे, ये वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो हैं वो वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। जो दिखता नहीं है तो उसका क्या हम वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स अप्लाई कर सकती है और जो भी बॉडी फोर्स अप्लाई कर सकती है वो रियल होती है। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती है। तो ये आपके पास, मैंने ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा, तो आप देखें पॉजिटिव से आई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और निगेटिव में आपकी टर्मिनेट हो गई। अगर हम निगेटिव चार्ज यहाँ पे ना रखें, यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज भी रख सकते हैं। ये देखिए आप, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, इसमें से भी फील्ड लाइंस आउट हो रही है, इसमें से भी फील्ड लाइंस आउट हो रही है। अब ये जो दो चार्ज है एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, ये कूलम्ब्स ने फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया। इट मे बी सेम चार्ज, इट मे बी अपोजिट चार्ज, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमने लेट अज्यूम दोनों पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज लिए। अब आप देखें ये फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस और ये फील्ड लाइन एक दूसरे फोर्स लगा रही है। निगेटिव चार्ज आप देखना चाहें तो निगेटिव चार्ज को यहाँ पे रख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगा। एक बात आपको यहाँ मैं ये और क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप सबको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप देखें जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैं हाइलाइटर की हेल्प से आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत हमें कूलम्ब्स लॉ में पड़ेगी। आप देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा रही है। हर एक फील्ड लाइंस ये इस चार्ज के पर फोर्स लगा रही है। एवरी फील्ड लाइंस, सारे तरफ से इसमें चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रही हैं। आप देखें हर तरफ से यूनिफॉर्मली निकल रही हैं। और चार्ज हमें स्पेरिकल लेना है। कूलम्ब्स लॉ का जो चार्ज है उसमें चार्ज ही स्पेरिकल कंसीडर किया गया है। और
जो चार्ज है पॉइंट चार्ज कंसीडर किया गया है। क्या है पॉइंट चार्ज वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके, पॉइंट चार्ज, डोंट थिंक कि हम एक छोटे से पॉइंट को कंसीडर कर लें वो पॉइंट चार्ज का बाद में लॉजिक में आपको क्लियर करूंगा। लेकिन अभी ये माइंड में आप बिल्कुल नहीं रखना कि पॉइंट चार्ज हमेशा एक डॉट होता है, छोटा सा चार्ज, ये बिल्कुल माइंड में आप ऐसा कंसीडर नहीं करना। इसकी डेफिनेशन में नोट्स में भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, जो मैं अटैचमेंट में प्रोवाइड करूंगा। अब देखिए इस चार्ज में से हर तरफ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और चार्ज स्पेरिकल होता है और सॉलिड एंगल, स्फीयर इज सॉलिड, सॉलिड एंगल होता है 4 पाई का। सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई का, जबकि प्लेन एंगल होता है 2 पाई का। ये आपको मैथमेटिक्स में पता होना चाहिए। ओके, अभी और मैं आपको शो करके भी दिखा दूंगा और इसकी हेल्प हमें पड़ेगी इसलिए बता रहा हूँ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड करती हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए पहले यहाँ पे मेरे पास 1 नैनो कूलम का चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अब मैं और चार्ज बढ़ा रहा हूँ। आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। जितना मैं कूलम चार्ज बढ़ाऊंगा, जितने चार्ज बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होती चली जाएंगी। आप देखते जाएं, मच एंड मच डार्क होती जाएंगी। इस तरह अगर निगेटिव भी हम बढ़ा सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप देखें निगेटिव बढ़ा जा रहा हूँ, तो निगेटिव साइड का भी डार्क होता चला जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किस पे डिपेंड होती है, जितनी वैल्यू ऑफ चार्ज होगी उतनी अधिक फोर्स होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, जैसे फोर्स एक्सर्ट करना, एक चार्ज दूसरे पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और ये इसका नोटेशन है। रियल में ऐसी कोई लाइंस आपको दिखेंगी नहीं चार्ज में से निकलती हुई, ये नोटेशन है दिखाने के लिए कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। और ये है आपका सेंसर, आप सेंसर देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं चार्ज की वैल्यू कम करता जाऊंगा, इस सेंसर की जो लेंथ है डिक्रीज होती चली जाएगी। ये देखिए ये सेंसर की लेंथ डिक्रीज होती चली जा रही है, डायरेक्शन भी इसका चेंज होता जाएगा और डिक्रीज होती जा रही है सेंसर। बट जैसे जैसे मैं चार्ज इंक्रीज करता जाऊंगा सेंसर की लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स सेंस कर रहा है। ये देखिए तो ये हमारे पास सेंसर है। और डायरेक्शन ये आप देख सकते हैं, वोल्टेज क्लिक करें तो वोल्टेज भी आप, ओके, तो ये हमारे पास जो है शो करके दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मीन्स फोर्स, एक चार्ज दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहा है। ओके, अब इसी को फाइंड आउट हमने करना है कूलम्स लॉ से। कूलम्स ने फॉर्मूला दिया कि एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा, इट मे बी अट्रैक्टिव फोर्स और इट मे बी रिपल्सिव फोर्स। तो ये हम कूलम लॉ की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे और इसे मैं आपको प्रूफ वर्चुअली शो करके भी दिखाऊंगा और फॉर्मूला भी फिर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से फॉर्मूला ड्राइव किया। ओके, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, कंप्लीट देखेंगे तो लाइफ टाइम तक क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। ये यहाँ मैं आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको यूज करना है हमें कूलम्स लॉ में। अगर अच्छी तरह समझना है रटना है तो बात अलग है। यहाँ पे आप देखें प्लेन एंगल, प्लेन एंगल में हमारे पास ये हम लेंथ ऑफ आर्क ये कंसीडर करते हैं L अपॉन आर दैट इज थीटा एंड सर्किल हैज 2 पाई रेडियंस। ये हमारे पास प्लेन एंगल 2 पाई रेडियंस सर्कल जो 2 डायमेंशनल की है। बट सॉलिड एंगल लाइक सॉलिड स्फीयर, आपके पास कोई बॉल है बिल्कुल सॉलिड, उसमें हमारे पास क्या है, जब हम इस यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पोर्शन कंसीडर करेंगे इस स्फीयर के सेंटर से, तो उसका क्या होगा, एक एरिया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ओके, और ये हमारे पास 4 पाई का सॉलिड एंगल होता है स्फीयर जिसको हम कह सकते हैं। ओके, स्फीयर हैज 4 पाई, स्टेडियन, स्टेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा 7 बेसिक यूनिट्स, उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐड करी गई थी, रेडियन और स्टेडियन। क्यों ऐड करी गई थी, इसका रीजन ये था कि इन दोनों को हमारे पास जो 7 यूनिट्स अवेलेबल थी उनमें मेजर नहीं किया जा सकता था, इसलिए 2 यूनिट्स बाद में ऐसा यूनिट में ऐड करी गई, इसलिए इसका नाम होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। जैसे आपके पास आंसर सीट खत्म हो जाती है एग्जाम में तो आप बोलते हो सर हमें सप्लीमेंट्री सीट दो, इसी तरह इसको बाद में ऐड किया गया है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट था सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल कॉन्सेप्ट था, जो कि हम यूज करने वाले हैं कूलम्स लॉ में एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ सी माय डियर फ्रेंड्स, कूलम्स ने जो फोर्स फाइंड आउट की बिटवीन द चार्ज, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट उठाया, एज यू नो चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, विदाउट मैटर चार्ज कांट एग्जिस्ट। तो उसने ये सोचा कि जब मैटर की प्रॉपर्टी है
तो मैटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आई रिटन F is equal to G m1 m2 upon r square, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फॉर्मूला दैट इज गिवन बाय न्यूटन। उसी को बेसिक कॉन्सेप्ट उसने लिया, तो उसने भी सेम वर्क किया। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ओके, मासेस ऑफ द बॉडी m1 m2। तो यहाँ पे उसने क्या किया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज लिया। दो चार्ज हैं, उन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2 उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स अगर हम चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे, एक चार्ज की या दोनों चार्ज की कूलम्स, नंबर ऑफ कूलम्स बढ़ाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन भी इंक्रीज होगी, या वाइस वर्सा। अगर कम करेंगे तो डिक्रीज होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अगर हम चार्ज की वैल्यू कम करते हैं। साथ ही डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज अगर हम इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंक्रीज और डिक्रीज होगी स्क्वायर के फॉर्म में, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, if distance between the two charge will increase, then force will be decrease square terms में हो, means 2 times then 4 times force will reduce। तो उसी की बेसिस पे ये वाला फॉर्मूला कूलम्स ने दिया। कंबाइन करने के बाद F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमारे पास जो G था वो कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू 6.7 10 to -11। लेकिन यहाँ पर अगर वो वैल्यू कूलम्स यूज कर रहे थे तो थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली आंसर मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रैक्टिकली जो फोर्स आ रही थी बहुत अधिक लार्ज आ जा रही थी, जबकि थियोरेटिकली बहुत कम आ रही थी। क्योंकि 6.67 10 to -11 ये फोर्स -10 to -11 मीन्स डिवीजन में तो ऑब्वियसली बहुत कम आनी है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत अधिक आ रही थी। तो फिर कूलम ने रिसर्च आगे स्टार्ट करी और एक नया कांस्टेंट दिया, जिसको कूलम्बियन कांस्टेंट यहाँ पे C डैश के फॉर्म में लिखा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रैक्टिकल्स में आपको ये दिखाऊंगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon I square। The force between charge is directly proportional to the product of their charge and inversely proportional to the distance between inversely proportional to square of the distance between them। So you can see on the practical on the this screen here, you can see right now Q1 and Q2 there are two charge I have taken, but the value is right now 0, so that force of attraction or repulsion between the two charge is 0। now you can see here 0 coulomb charge, 0 coulomb charge। now two options are here, I can create negative charge if I move this cursor this side, move this cursor this side, or if I move cursor this side, this one, then charge become positive to increase the value, okay, or decrease the value of charge। okay, so let's start with the practical। okay, तो अब आपको मैं प्रैक्टिकल से दिखाऊंगा, और इस C डैश की जो वैल्यू है ये कैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 × -12 ये प्रैक्टिकली ड्राइव की गई। ओके, लेकिन ये 1/4 पाई ये एप्सिलॉन नॉट मींस ये C डैश की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में ही क्यों लिखा गया, न्यूमरेटर में क्यों नहीं लिख दिया गया, और 4 पाई डिनोमिनेटर में क्यों लिखा गया, ये सारे सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आफ्टर दैट न्यूटन्स लॉ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आपको दिखा रहा हूँ। लेट्स सी द प्रैक्टिकल हियर। ओके, you can see here now I am generating charge C, 1 coulomb, 2 coulomb, 3 coulomb, let us say 6 coulomb। now as this one is charge and this one is in charge, no force, now I am increasing this, now you can see the force is also rising as I am increasing the charge, force की value बढ़ती जा रही, see on the screen 2.4 2.4, now I am increasing the charge 3 more increasing charge 4.19 Newton is to 2 Newtons। so here if I increase this charge then again force will start rising, see, so
if I increase the charge, force between the two charge, listen, the Coulomb's law is force between the two charge. इस वर्ड पे आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको डेफिनेशन में एग्जाम में लिखना, फोर्स बिटवीन द टू चार्ज केस के लिए है। ओके, दो चार्ज के बीच की फोर्स के लिए, इट मे बी रिपल्सिव, इट मे बी अट्रैक्टिव, नो मैटर, बट हमेशा फोर्स बिटवीन टू चार्ज। हर बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक में, इस बात का ध्यान रखना, बिटवीन वर्ड ध्यान बिल्कुल रखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। So now if I increase and decrease, see, now I am decreasing. Now you can see the magnitude between the force, the magnitude of force start decreasing. If I increase the charge, the force will start increasing. So here are two types of notation. One is general notation. Here you can see in general notation. One is scientific notation. Both notation you can see. See, now I am increasing the charge. Negative case also, no problem. So value of both charges, you can see, if I increase, force increase. If I reduce the value, then value of force will also reduce. So this is what directly proportional relation. As I explained here, you can see directly proportional relation. F is directly proportional to Q1 Q2, means Q1 Q2 increase, then force between the charge will increase, or vice versa. Now we will see the next, that is distance. How distance matter on the force, how affect the force between the two charges. See here, now I will increase the distance. See, right now the charge I have taken, let us assume positive or negative, no matter, this one here, positive I have taken. Okay, the force is now 119.723 Newton, okay, acting on each other. And this Coulomb's law follow Newton's third law, action is equal to reaction. Here we can see action force and reaction force. Okay, on charge Q1, see the arrow below the charge Q1, okay, that is right hand side, and here below the charge Q2, that is in this way. Force on Q1 by Q2 and force on Q2 by Q1 both are equal, it means action is equal to reaction. So Coulomb's law follow Newton's third law, and Coulomb's law only made for point charge का भी कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, एंड चार्ज शुड बी इन स्टैटिक कंडीशन, मूविंग चार्ज नहीं, चार्ज स्टैटिक होना चाहिए, Coulomb's law स्टैटिक चार्ज के लिए। तो अब देखो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड चार्ज का इंक्रीज नहीं करूंगा, ओके, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्टेंस चेंज करूंगा, और तब आप देखें फोर्स किस तरह से बढ़ रही है या कम हो रही है, आपको देखेंगे ऑब्वियसली कम होगी, और कम किस तरह से होगी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मींस अगर डिस्टेंस डबल करूंगा तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सी, फोर्स स्टार्ट डिक्रीजिंग, फोर्स, so here you can see as I am just increasing the distance, force start decreasing. So it means what? Inversely proportional. So here is the concept for inversely proportional, means force between the charge is inversely proportional, F inversely proportional to the square of distance between them. Okay, so here practically also we verified. So this one is the concept of the force between the charge that depend on product of charge as well as on distance. Now आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से जो कूलम्बियन फोर्स है वो डिपेंड करती है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, मींस चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज करेंगे तो फोर्स बिटवीन द टू चार्ज विल आल्सो इंक्रीज, ओके, चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेंगे तो फोर्स बिटवीन द टू चार्ज विल आल्सो डिक्रीज, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। और डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करेंगे देन फोर्स बिटवीन द टू चार्ज विल डिक्रीज, डिस्टेंस के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज, जबकि चार्ज के मैग्नीट्यूड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब हमने इस प्रोपोर्शनल को रिमूव किया एक कांस्टेंट से, कूलम्बियन कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की, कूलम्बियन को 1/4π इंटू 1/ε0। कि 1/4π क्यों आया, इसके लिए मैं वापस से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में ले चलता हूं और वहां से आपको सम क्लियर करूंगा कि क्यों हमने 1/4π डिनोमिनेटर में लिखा या 1
और साथ ही उसके बाद मैं ये क्लियर करूंगा 1/एप्सिलॉन नॉट। पहले तो ये बताऊंगा एप्सिलॉन नॉट है क्या और ये डिनोमिनेटर में क्यों आया, न्यूमरेटर में क्यों नहीं आ गया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। 1/4 डिनोमिनेटर में आया, न्यूमरेटर में क्यों नहीं आ गया, तो इसको देखते हैं। इसके लिए हम लिटिल बिट मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ये 1/4 कॉन्सेप्ट, सॉलिड एंगल आपको बताया 4 का होता है, और इस चार्ज में से आप देखो यूनिफॉर्मली जो सॉलिड चार्ज हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फोर्स लाइन निकल देंगी जो इस चार्ज पे फोर्स लगा देंगी। ये लाइन गई, इसने भी फोर्स लगाई इस चार्ज पे। दूसरी लाइन आप देख सकते हैं वो भी आ रही है, ये भी फोर्स लगा रही है। तीसरी लाइन वो भी फोर्स लगा रही है। तो एवरी लाइन इज जस्ट अप्लाइंग फोर्स ओवर दिस चार्ज। तो हमें इंडिविजुअल लाइन का फोर्स का इफेक्ट फाइंड आउट करना है। तो टोटल लाइंस कितनी निकल रही, 4 में से निकल रही है। तो इंडिविजुअल के लिए क्या होगा 1/4, इसलिए हमने 1/4 इंडिविजुअल लाइंस का इफेक्ट निकाला है। एंड कोलम्बियन फोर्स सेंट्रल फोर्स होती है, मीन सेंटर टू सेंटर। जिस तरह ग्रेविटेशनल फॉर्मूले में आपने देखा दो मास के बीच के सेंटर से सेंटर कनेक्ट कर रहे थे, इसी तरह कोलम्बियन भी सेंट्रल फोर्स है। तो 1/4 का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिविजुअल लाइन का इफेक्ट देखना है उस चार्ज पे। यहाँ पे आप देखें हर इंडिविजुअल लाइन उस चार्ज पे इफेक्ट दिखा रही है। तो टोटल लाइन किस में से निकल रही है, 4 में से निकल रही है। सॉलिड एंगल का आप कॉन्सेप्ट बता दिया। तो एक लाइन का इफेक्ट क्या होगा 1/4, इसलिए हमने 1/4 डिनोमिनेटर में लिखा है। तो आई होप 1/4 का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब आपको एप्सिलॉन नॉट का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। तो इसको एप्सिलॉन नॉट को देखते हैं। ये जो सिंबल है एप्सिलॉन नॉट, तो अब क्वेश्चन ये एप्सिलॉन नॉट होता क्या है और इसकी वैल्यू कितनी है, तो 8.85 10⁻12 ये एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन की गई है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताने जा रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इफेक्ट डाल रहा है इस कोलम्बियन कांस्टेंट में। इसको इस तरह समझते हैं, दो चार्ज हैं। अब ये दो चार्ज, लेट्स में एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। इसको यहाँ पे समझ सकते हैं, एक चार्ज ये, दूसरा चार्ज ये। दो चार्ज को हमने पहले एयर में रखा और एयर में रखा और इसके बीच की हमने फोर्स देखी। लेट अस अज्यूम आ गई 112.344 न्यूटन। अब दोनों चार्ज को सेम डिस्टेंस पे रखते हुए हमने पानी में रख दिया। जब हमने पानी में रखा तो देखा ये दोनों चार्ज पे जो लगने वाली फोर्स थी जो 112 थी वो क्या हो गई, कम हो गई। इसी तरह से हमने मोर डेंस मीडियम में रखा तो देखा और कम हो गई। सो ये क्या है, ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स बिटवीन द टू चार्ज डिपेंड ऑन मीडियम। इफ मीडियम इज मोर डेंसर से यहाँ पे क्या है फ्री स्पेस और वैक्यूम। ओके, और ये जो एप्सिलॉन नॉट शो कर रहा है फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम नहीं, फ्री स्पेस। वैक्यूम अलग होता है, फ्री स्पेस अलग चीज, एग्जैक्ट वर्ड इज फ्री स्पेस। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी इसका नाम है, परमिटिविटी और फ्री स्पेस, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम भी मिलेगा आपको, उसको बाद में बताऊंगा, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एप्सिलॉन आर दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहें, तो ये बाद में डिस्कस करूंगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने इसको डिनोमिनेटर में क्यों रखा। तो आंसर ये है इसका, जब हमने देखा मीडियम रेयर है, ओके, तो फोर्स ऑब्वियसली हमने देखा कि दोनों के बीच दो चार्ज के बीच लगने वाली फोर्स मैक्सिमम अधिक हो रही थी। जब मीडियम डेंसर है तब हमने देखा द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज कम हो रही थी। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू बढ़ रही थी, इफ एप्सिलॉन, अभी मैं नोट के फॉर्म में कह रहा हूं, ओके, अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही थी तो फोर्स बिटवीन द टू चार्ज कम हो रही थी, और अगर इसकी वैल्यू कम हो रही थी, मीडियम डेंस हो रहा था, इसकी वैल्यू कम हो रही थी, मीडियम रेयर हो रहा था, तो फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इंक्रीज हो रही थी। तो ऐसा रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। इसलिए हमने इसको 1/, में रखा। दैट्स वाई कूलम्बियन कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये कूलम्बियन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास मिली। तो इस तरह से
सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट कर यूज करके, और फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज करके। और ये जनरली है क्या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि उस मीडियम में, उस पर्टिकुलर मीडियम में एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा वो कितनी कम हो जाएगी, या अगर रेयर मीडियम है तो बढ़ जाएगी। ये सिंपली एक कॉन्सेप्ट है ये, और ये एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए। तो चार्ज जो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं वो मीडियम पे डिपेंड करते हैं, जबकि मास एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करते। दो मास को आप पानी के अंदर सेम डिस्टेंस पे रख दो तब भी फोर्स सेम रहेगी एक दूसरे पे, पानी के बाहर निकाल लो किसी और मीडियम में रख दो सेम डिस्टेंस तब भी फोर्स सेम रहेगी। तो फोर्स ऑन द चार्ज इज मीडियम डिपेंडेंट, और ये परमिटिविटी ये वही दिखा रहा है कि चार्ज का फोर्स का क्या इफेक्ट होगा जब मीडियम चेंज होगा। ओके, तो इसमें हम मीडियम की भी परमिटिविटी देखेंगे, किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी देखेंगे। तो आई होप अभी तक जो मैंने आपको कूलम्स लॉ के जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, कि किस तरह से हमारे पास वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का है, क्योंकि हमें अभी स्केलर फॉर्म में ये नहीं कह सकते कि ये जो चार्ज है इस पे फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज है इस पे फोर्स लगा रहा है। अगर हम सेपरेटली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो है स्केलर रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, जैसा कि आपको मैंने बताया कि कूलम्स लॉ जो है वो है पॉइंट चार्ज के लिए बना हुआ है। तो पॉइंट चार्ज को अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पॉइंट चार्ज होता क्या है। तो ये एक पॉइंट बनाया, तो ये पॉइंट चार्ज हो गया। डोंट थिंक कि पॉइंट चार्ज कुछ ऐसा है। पॉइंट चार्ज एक्चुअली में हाइपोथेटिकल है। एक्सपेरिमेंट के लिए, हम एनालिसिस के लिए, थ्योरी के लिए, थ्योरी की कैन से हम एक मान भी चलते हैं कि एक पॉइंट पर चार्ज कंसंट्रेट है। एक पॉइंट है जिसका ना वॉल्यूम है ना एरिया है, और वहां पे एक चार्ज है। हाइपोथेसिस है ये, जैसे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। और इनफैक्ट पॉइंट चार्ज अर्थ के बराबर बड़ा हो सकता है, बॉल हो सकता है। क्या है पॉइंट चार्ज की जो रियल डेफिनेशन हम कह सकते हैं, दो चार्ज हैं, इनका कुछ डायमेंशन होगा, स्पेयर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चार्ज हैं, इनका कुछ डायमेंशन है, ये डायमेंशन है, इनका रेडियस है। अगर इनका रेडियस मैं मान लेता हूँ, आई एम एज्यूमिंग दैट दिस रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, स्पेरिकल चार्ज हमने एज्यूम किए हैं, तो इन दोनों का 1 1 सेंटीमीटर मान लो या 2 सेंटीमीटर मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या एक का 1 मान लो, एक का 2 मान लो, नो प्रॉब्लम। और ये दोनों 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए, लेट अस एज्यूम। ओके, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखें, लेट अस एज्यूम। तो ये पॉइंट चार्ज नहीं कहलाएगा। लेकिन ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के जो रेडियस के जो हमारे पास स्पेयर हैं, और ये 500 किलोमीटर दोनों की डिस्टेंस कर दी गई, तो अब यही चार्ज पॉइंट चार्ज बन जाएंगे। If the distance of separation between the two charges is quite large compared to their original dimension of the charge, then the charge is said to be point charge. एक अर्थ है, एक लेट्स से जुपिटर है या फिर सैटर्न है, इन दोनों की डिस्टेंस बहुत अधिक है, तो अगर अर्थ को हम चार्ज मान लें, देन अर्थ एंड दिस वन सैटर्न बोथ आर सेड टू बी पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज का रियल कॉन्सेप्ट है। तो ये नोट्स में भी अवेलेबल है, डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन अवेलेबल है, तो आप नोट्स डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये कूलम्स लॉ का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वेक्टर फॉर्म आपका मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, और पीडीएफ अटैचमेंट आपको मिल जाएगी।